बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दस शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 7 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप आइकन को हिट नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट नॉवल का नेक्स्ट वीडियो का एंड नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? ओके, अगर आपको एपिसोड पसंद आए, मेरी वॉइस पसंद आए और नॉवल पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करके बताइएगा। ओके, तो शुरू करते हैं नावल को। नावल नेम असीर मोहब्बत अज़ कलम एंजल सानी। शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। याले साख नजरों से अपने माँ बाप और भाई को देख रही थी। कितनी आसानी से वो अपने लाडले बेटे को उम्मीद की डोर थमा रहे थे। क्या वो ये नहीं जानते थे कि उम्मीद एक ऐसी चीज़ होती है जो जब टूटती है तो इसकी किरचियाँ जिस्म नहीं रूह तक को जख्मी कर देती हैं। जिस्म पर लगे से हम तो फिर भी भर जाते हैं, पर रूह के साथ हम तो कभी भी नहीं भरते। वो तो ऐसे ही तकलीफ देती है कि इंसान ना अपने जीने की ख्वाहिश कर पाता है और ना ही मरने की। वो सोचा में गुम थी और सनान की नजरें इसके सफेद पड़ते चेहरे पर थी। कुछ तो था जो याले छुपा रही थी। इसने सनान को देखा, जिसे ही गहरी नजरों से देख रहा था। इसे देखते वो बेबसी से एक गहरा सांस हवा के स्वाद करते कमरे से बाहर चली गई और सनान किसी फैसले पर जा पहुंचा था। या अल्लाह मेरे भाई, या अल्लाह मेरे भाई हैं, इसीलिए सानिया फरमा पैदा करवा दे। इसके हक में जो बेहतर है आप वो कर दें। मैं अपने भाई को टूटता बिखरता नहीं देख सकती। जो इन सब के हक में बेहतर है आप वो कर दें। अपने कमरे की तरफ आहिस्ता से कदम लेती वो धीरे से दुआ गो थी और जब कमरे में दाखिल हुई तो सामने सनाया को नमाज पढ़ते पाया। वो इसे गौर से देखने लगी। जब सजदे में गई थी, क्या लिखा है तुम्हारी किस्मत में सनाया? तुम्हारी यहाँ से की गई मोहब्बत या सनान की तुमसे की गई मोहब्बत? आखिर किस एक को ला हासिल मंजिल का हम सफ़र बनाएगी? तुम्हारी ये मोहब्बत वो नाम आंखों से बस सोच कर रह गई। फिर नमाज पढ़ने की नीयत से वजू करने वॉशरूम में घुस गई। देखते ही देखते इरफान का निकाह का दिन आ पहुंचा था। इस वाक़े को 3 दिन हो चुके थे। सनान अब ठीक था। इन दिनों तक सनाया से इसकी कोई ख़ास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि सनाया से इसका ज़्यादा सामना ही नहीं हो पाया था। इसकी वजह यह थी कि इन 3 दिनों में वो उसे देखते ही बहाने से कहीं गायब हो जाती थी। शायद वो अभी तक शर्मिंदा थी और सनान का सामना नहीं कर पा रही थी। 2 दिन बाद इरहान का निकाह था और आज सब मुल्तान आ रहे थे। सनाया की नज़रें बार बार भटक कर दरवाजे की जानिब जा रही थी, क्योंकि इसके घर वाले आने वाले। सनान पहले बस स्टॉप पर पहुंच चुका था सबको लेने। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। जैसे ही घर में दाखिल सनाया चाहे कहते उमर साहब के गले से जा लगी थी। वालेकुम सलाम मेरा बेटा, कैसी है मेरी जान? वो शफ़क़त से इसके सर पे सर चूम कर बोले, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों ने इतनी देर कर दी, मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी। बस बेटा तैयारी करते करते देर होगी इसलिए लेट पहुँचे हैं। उन्होंने वजाहत दी। मैं भी यही हूँ चुड़ैल, तुम तो भूल ही गई हो। मैं यहाँ आकर पीछे भी किसी की दोस्त को छोड़ कर आई हो। आमर साहब के अकब से हानिया की नाराज़गी भरी आवाज़ उभरी तो वो जल्दी से आमर साहब से अलग होती पीछे खड़ी हानिया की जाने मुड़ी थी। हाँ, ये क्या बात हुई? तुम कोई भूलने वाली चीज़ हो? वाला सनाया इसके गले लगी थी। हाँ हाँ पता है मुझे। वो हनूस मुंह बगाड़ती कहने लगी, बस कर दो यार, मुझे भी मिलने दो मेरी बहन से। तुम तो चिपक ही गई हो इससे। हमेशा की तरफ नानी से छेड़ते हुए कहा, अब तो बस हमेशा हलवे में नमक ही बने रहना। वो दांत पीस का कहते सनाया से दूर हुई और वह हंसती हुई अफनान के गले चल लगी, जबकि बाकी सब हंसते हुए आहिस्ता आहिस्ता सबसे मिल रहे थे। कैसी हैं आप आपी? अब वो सायरा भाभी से खुश दिली से मिल रही थी। मैं तो ठीक हूँ और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है मेरे पास, लेकिन बाद में बताऊंगी। वो इसे तजस्सुस में डालती आगे बढ़ गई थी। सरप्राइज़ तो है, पर एक नहीं दो दो, जिन्हें सुनकर तुम सच में खुशी से चीख पड़ोगी। हानि रात सारी से मुस्कुराहट दबा कर बोली, हैं? वो तेजस्वी दिखाई देने लगी। जब इस सारे वक्त में स्नान की नजरें इसी पर जा रही थी, जिसके चेहरे की चमक ही आज अनोखी थी। जैन नहीं आया आप लोगों के साथ? वो लॉन्च में बैठे इस खुशगप्पों में के साथ साथ खाने पीने में मसरूफ थे। जब सनाया ने अफनान से पूछा, नहीं वो कल तक आएगा। जवाब इरहान की तरफ से आए। और अहान मामी, मुमानी और मामू जान वो लोग भी नहीं आए इस अब की बार? सनाया ने पूछा। वो मामू को थोड़ा काम था इसलिए आज नहीं आ पाए, वो सब भी कल तक आ गए। अफनान ने जवाब दिया तो वो सारे हिला गया, लेकिन सनाया एक गहरा सांस भर के रह गई। मतलब अभी भी इसके हिस्से में इंतजार बाकी था। रात के खाने के बाद वो सब लाउंज पे बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। वैसे बड़े पापा, आपको नहीं लगता इस वेली नकम्मी लड़की का भी अब कुछ सोचना चाहिए आप सबको? याले ने सनाया के सर पर हाथ हल्का सा थप्पड़ जड़ते हुए आमिर साहब को देखकर शोशा छोड़ा था। सनाया ने आंखें फाड़े उसे देखा था और जोर से इसके कंधे पर मुक्का मारा। तुम्हें क्या मसला है मुझसे? और वेली निकम्मी तुम खुद ही होगी, समझी? वो आहिस्ता आवाज में दांत पीस कर बोली। हाँ वैसे भाई जी बात तो सही किया याले ने। इफ़त बेगम ने भी मौके से फ़ायदा उठाया। जी भाभी, बाप तो ठीक है, हम भी यही सोच रहे थे, बाकी देखते हैं। जहाँ मेरी बच्ची का नसीब और अल्लाह की मर्जी। वो मुस्कुरा कर तहम्मुल से बोले। सनाया बस सर झुका कर रह गई और सामने बैठा सनान इसके झुके सर को देखता मद्दम सा मुस्कुराया। वैसे अंकल, आपको नहीं लगता इरहान भाई के साथ साथ अफनान और जैन का भी निकाह हो जाना चाहिए? आपकी बार सनान सबको देखता सीरियस अंदाज में बोला। इसके पास बैठे अफनान ने जोर से इसकी कमर में मुक्का मार के इसे बुरा था और साथ साथ, आप सबको नहीं लगता सनान की भी उम्र हो गई है शादी की, तो इसका भी कुछ सोच लें आप लोग। कोई लड़की ढूंढे और शादी कर दे इसकी भी। अफनान ने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाकर बोलते हुए हिसाब बराबर कि इंशाल्लाह आमीन, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस लड़की मान जाए। सनान के कान पर हाथ झुक कर सरगोशी में बोला तो अफनान ने आंखें फाड़ कर इसे देखा। लानत बेशरम कमीने। अफनान ने दांत पीस कर इसे शर्म दिलानी चाहिए, पर सामने भी तो वो ढीठ इंसान था जिसे शर्म का मतलब तक पता नहीं था।
बात तो सही है, इन सब घर वाले लोग इन सबको भी घर बार वाला कर रहे हैं। अब मुझे भी तो फंसाया था ना इन सब ने। सुफियान इन सबको देखता हुआ सीरियस अंदाज में बोला, मतलब सुफियान भाई आप कहना चाह रहे हैं कि आप सायरा भाभी से शादी करके फंस गए हैं? सनान संजीदगी से बोला। सुफियान के साथ साथ सायरा को भी देखा जो सुफियान को आंखें दिखा रही थी। हाँ हाँ, सुफियान भाई तो रोज ही ऐसे कहते हैं, वो बेचारे तो फंस गई शादी करके। फनान ने भी मसनूई दुखी लहजे में कहा, अबे वो झूठों के सरदार क्यों लड़ाई करवानी है हमारी, मेरा वो मतलब थोड़ी था। क्यों फसादी और रब्बान के रिश्तों में आग लगाने के काम स्टार्ट कर दिए तुम लोगों ने? सुफियान बेचारा से मुंह लेकर सायरा को देखते इन लोग दोनों को घूरते हुए बोला। तो सब इसकी हालत देखते मुस्कुराहट दबा, अस्तगफिरुल्लाह भाई, हमें क्यों फसादी बोल रहे हैं? हमने तो कहा वो कहा जो आपसे सुनते हैं, वो भी रोज रोज। रेहान चेहरे पर हैरत से जाए बोला, दफा हो जाओ तुम सब, तुम्हारी फजूल बकवास पर यकीन नहीं करने वाली मेरी बीवी, समझे? सुफियान दांत पीस का बोला और सायरा को देखा जो मुस्कुरा रही थी। सिर्फ वो नहीं, बाकी सब इनके साथ साथ हंस रहे थे। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों की जाने बढ़ गए। सनाया, याले और हानिया एक ही कमरे में थी। सनाया के चेहरे की मुस्कुराहट छुपाई नहीं छुप रही थी, क्योंकि सायरा ने थोड़ी देर पहले जो इसे हब्बर दी थी वो थी ही इसकी ऐसी कि खुशी इसकी इंतहा ना थी। यार कितना मजा आएगा ना सुफियान भाई और सायरा आप ही का बेबी होगा। क्यूट क्यूट सा प्यारा सा वो खुशी से याले और हानिया को कह रही थी। हाना, यार मैं बहुत खुश हूँ। याले भी बहुत खुशी से इसकी तारीफ करते हुए बोली, अच्छा वैसे हानी तुमने कहा था 2 सरप्राइज है मेरे लिए, तो दूसरा सरप्राइज कौन सा, वो तो बताया ही नहीं तुमने? सनाया से याद दिलाते हुए बोली। हानी ने सनान दिखाते हुए याले को देखा जिसके चेहरे पर एक तरीक साया लहराया था। अगर हानी ने इसे बता दिया तो सनान का क्या होगा? है तो सही, पर अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। वो याले के लेटे के माने सवेर पड़ते चेहरे को देखते हुए शरारती अंदाज में बोली, क्या यार बताओ ना क्या बात है, ऐसे नींद नहीं आएगी मुझे? वो मुंह बिगाड़ कर बोली। हानी बजाय सनाया की जानिब चेहरा के मुस्कुरा रही थी, पर इसकी नजरें याले पर थी। याले को देखकर इसे तशवीश हुई थी। हाँ हाँ बताऊंगी बताऊंगी, पर पहले तुम्हें चाय पिलानी होगी हमें, और साथ में खाने के लिए भी कुछ लाना होगा। हानी ने शर्त रखी। अभी तो खाया था और चाय भी पी थी ना। नीचे सबके साथ सुनाया आंखें फाड़ कर हैरत से बोली। इसने एक बार भी याले की जानिब नहीं देखा। इसका ध्यान तो सामने बैठी हानी पर था। तुम ला रही हो या हम सो जाए? हानिया ने संजीदगी से कहा। तो वो मुंह के जाविये बिगाड़ती उठी और इसे घूरती कमरे से बाहर चलेगी। और तुझे क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? सुनाया के जाते ही हानिया याले से मुहातिब हुई तो वो चौंकी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं बस ये सोच रही थी कि क्या सच में हमारी भी शादी हो जाएगी। वो सोचने के अंदाज में बोली। तो हानी ने अपना माथा पीटा। उफ, हो ना फिर पागल, शक्ल तो ऐसे बना के बैठी हो जैसे पता नहीं कोई मरने जा रहा हो। और रही बात शादी की, तो फिक्र ना करो, अभी नहीं हो रही, अभी टाइम है, हम सनाया को भी साथ लेकर डूबेंगी, समझी? इसने जताया। बस ये बता, सनाया को बताएं या ना कि घर में सनाया और हान भाई के रिश्ते की बात चली थी और मीर मामू की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया, ना हाँ में ना और ना ही ना में। हानी ने सवाल किया, पर वो एक बार फिर सोच में पड़ गई थी। नहीं अभी नहीं, हम बाद में बताएंगे इसे जब इनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब आया। तो ऐसा ना हो कि फिर ऐसी उम्मीदें लगा ले, और फौजिया ममानी का तो पता है ना तुम्हें, ऐसा ना हो कि वो इनकार कर दे और फिर सनाया को तकलीफ हो। याले ने कुछ सोच कर मशवरा दिया तो हानी भी सारे लागे थे। वैसे अगर हान भाई हाँ कहते तो फौजिया चाची भी शायद मान जाए, हानी ने मध्यम आवाज में कहा और कंधे झुका गई। याले कुछ बोल भी ना पाई थी, वो बस खामोशी से सर झुका गई थी। इसे अभी यही बहाना ही ठीक लगा था, शायद कोई हल निकल आता जो सनाया और हान के साथ साथ स्नान के लिए भी बेहतर होता। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी जब सनान वहाँ आया। किसके लिए चाय बनाया जा गया? माय डियर कजन प्लस स्वीट फ्रेंड, वो इसके पीछे खड़ा होता मध्यम आवाज में बोला। सनाया ने पलट कर इसे देखा पर बोली कुछ नहीं। क्या तुम मुझसे नाराज हो? सनाया इसकी खामोशी को महसूस करता सनान बेचैनी से बोला। वो देख रहा था सनाया का गिरे जो इसे इतने दिनों से बेसुकून। नहीं नहीं नहीं, तो वो जल्दी से बोली और पलट कर चाय को देखने लगे। फिर तो मुझे इतने दिनों से इग्नोर क्यों कर रही है? वो इसकी पूछ को देखता हुआ संजीदगी से बोला। ऐसा तो कुछ नहीं है सनाना, आपको गलत फहमी हुई होगी, मैं अब इग्नोर क्यों करूँगी आपको? वो इसकी तरफ पलटती जल्दी से बोली। पर मुझे ऐसा फील हुआ, सनान ने जताया। नहीं तो मैं बस वो कंफ्यूज हुई बस। क्या? वधू बधू बोली। बस मुझे ना लगा आप गुस्सा करेंगे मुझ पर, इसलिए। वो चेहरा झुकाकर बोली। ना अरे हैरत से, अरे पागल लड़की, मैं पागल हूँ जो गुस्सा करूँगा तुम पे, वो भी इस बात में जिसमें तुम्हारी गलती ही नहीं। आधा यार क्या क्या सोच लेती हो खुद से? वो तासुब से सर हिलाकर बोला। सॉरी, वो शर्मिंदगी से मध्यम आवाज में बोली और चेहरा ऊपर करके सनान को देखा जो यकदम इसके करीब हुआ था। वो बौखलाहट में हिल भी नहीं पाई थी और सनान बिल्कुल इसके पास आकर रुकता अपना एक हाथ इसकी पूंछ की जानिब ले गया। अभी चाय नीचे गिर जाती, इससे पहले वो कुछ करती या कहती सनान की आवाज़ सुनकर वो गहरा सांस भर के रह गई थी। मतलब सनान ने उबलती चाय को देखकर इसके पीछे गैस को काम किया था। तो मुझे सॉरी मत किया करो, चाहे तुम्हारी गलती हो या ना हो, क्योंकि सनान तुम्हारी हर गलती अपनी साथ ले सकता है और तुम्हारे हिस्से का सॉरी भी खुद कर सकता है। और इसके कान के पास झुककर मध्यम मगर गंभीर लहजे में कहता हुआ पीछे हुआ था। सनाया आंखें फैलाए इसकी बात को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्यों वो इसे देखती ना समझी से बोली। सनाया एक बार फिर इसके कान के पास झुका तो वो अपना सांस रोक गई। क्योंकि तुम हाँस हो, सरगोशी ने आवाज में कहकर उसके चेहरे को नजरों के हजार में लिए वो वहां से जाने के लिए पलट गया था। सनाया हैरत से इसकी पूछ को देख रही थी, इसका लहजा, इसकी नजर, इसकी बातें जो बता रही। सनाया ने दिल से दुआ की थी कि ऐसा कुछ रहा हो। स्नान से ही कहते हैं, मैं खुद से ही पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती हूँ। उफ तो बस है सनाया, क्या सोच रही हूँ मैं इनके बारे में?
सुना और मुझे पसंद करे, हो ही नहीं सकता। वो अपने ख्याल को झटकती खुद से बोली और चाय की जाने में तो जो ये लो भाई तुम लोगों की चाय। थोड़ी देर में सुनाया ने चाय की ट्रे इन दोनों के सामने रखी और खाने के लिए कुछ वो नहीं लाई क्या? हानि ने मुँह गड़बड़ हुई। यार चीज़ पड़ी होगी ना इन दराजों में जो सुना ने ला कर दी थी हमें, वो खा लो और बताओ कौन सा सरप्राइज़ है। सुनाया सामने पड़े बैठ के साइड टेबल की दराज की जानिब इशारा करते हुए बेचारे से बोली, यार निकालो ज़रा चीज़। हानि ने कहा तो याली दराज खोलकर इसमें से लेज़, चॉकलेट और खाने की दूसरी अशिया भारी भारी निकाल कर बेड पर सुनाया और हानिया की जानिब फेंकने लगी। अल्लाह इतनी सारी चीज़ें। हानिया आंखें फाड़ कर बोली, क्या यार अब बताओ बिना, कौन सी बात थी? इसकी हैरत को इग्नोर करते हुए सुनाए बेताबी से बोली तो हानिया शरारती अंदाज में मुस्कुराई। वो सरप्राइज़ ये था कि कल हान भाई आ रहे हैं। हानिया ने जैसे इसके इल्म में इजाफा किया था, पर ये तो मुझे पहले ही पता है, तुम सही से बता रही हो या नहीं? सुनाया ने दांत पीसे। वो असल में ना बात ये थी कि तुम्हें पता है हान भाई ने तुम्हें बहुत मिस किया था सच में। जब से तुम यहाँ आई हो ना वो मुझसे रोज़ ही तुम्हारा हाल हाल पूछते हैं। इनके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो तुम्हें मिस कर रहे होते हैं। हानिया ने कहा तो वो जैसे हवास में ही नहीं रही थी। याले इसके चेहरे पर फैलते हया और खुशी के रंग देख रही थी जो हान का सुनते ही जैसे हवाओं में जा उड़ी थी। काश मेरे भाई के लिए भी तुम्हारे दिल में यही जज्बात आ जाए। इसके नाम पर भी तुम ऐसे ही मुस्कुराओ, इसके दिल ने ख्वाहिश की थी। क्या तुम सच कह रही हो? मजाक तो नहीं गा रही ना? वह एक बेयकीनी से पूछने लगी जैसे यकीन आया। तुम्हारी कसम यार अब मुझे चाय पीने दो, ठंडी हो रही है। तुम दोनों भी पी लो, अगले साल पीनी है क्या? वो कहते अपने कप उठाती लबों से लगा गई थी और सनाया हान के ख्यालों में जा खोई थी। पर याली इसकी सोचों के ताने बाने अपने भाई से जोड़। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद ही वो तीनों अपना अपना सामान पैक करती तैयारियों में मगन हो गए थे। कल इन सब ने मुल्तान में ही कुछ आगे जाना था। सनाया की बड़ी बहन की तरफ इरहान के निकाह के लिए तैयारी मुकम्मल होने के बाद वो नीचे आई थी जहाँ सब बड़े बैठे थे। फिर वो भागकर अपने तोतों का पिंजरा उठा कर लाती भारी भारी सबको अपने तोते दिखा रही थी। और भाई ये बहुत प्यारे हैं ना। इसने खुशी से आमिर साहब से पूछा तो वो मुस्काई, जी बेटा जी इसके शौक भी निराले हैं। कभी इसको बिल्ली चाहिए होती है, कभी बकरी, कभी कुत्ते और अब तोते लेके बैठी है। इरहान ने गिन गिन का कहा तो सुनैना से गुरा, तो क्या आपको क्या है, कौन सा आपने ला के दिए हैं? हाँ भाई तुझे क्या मसला है, तू कौन सा कुछ ला के देता है इसको? हमेशा मैं ही तो ला के देता हूँ, बस जो भी कहती है ये। इसके बाद सुनता अफनान भी इरहान को जताते बोला, अरे वाह बरखुदा तुम तो बड़े अच्छे बंदे हो। फिर मिर्जा साहब इसकी तारीफ करते हुए बोले तो वो मुस्कुरा कर इनकी तारीफ को कबूल करता। बाकी सबको बारी बारी देखने लगा लेकिन सबको खुद को घूरता पाकर वो खिसियानी हंसी हंसता सर जो आ गया। पता नहीं क्या क्या ला के दिया है तुमने, मैंने तो आज तक नहीं देखा। एक नावल का इसने बोला था वो तो तुमने ला के नहीं दिया, और क्या उम्मीदें करें तुमसे? इरहान जानबूझकर ऊंचा ऊंचा तंजिया लहजे में कुछ याद दिलाते हुए बोला। सुनाए की आंखें सच में कुछ याद करने पर फटी। हाँ इसने हाँ को लंबा खींचा। अफनान भाई मेरे नावल आपने वादा किया था, वो सजवाती आवाज़ में बोली, पर इसके इस अंदाज पर सब ही हंसने लगे। लेकिन स्नान इस पर ही से नजरें नहीं हटा पा रहा। तो वैसा कहते हुए इतनी प्यारी लग रही थी इसको। यार ला दूंगा ना, यहाँ से वापस आएंगे ना इस नमूने के निकाह के बाद तो पक्का प्रॉमिस, जाते ही तुम्हारे नावल का ऑर्डर करूंगा, वो भी दो दो। अफनान इरहान के जानिब इशारा करते हुए इसे आंखें दिखाते सुनाया से मुहातिब हुआ। पक्का वादा ना? सुनाया इसके सामने अपना हाथ करते हुए बोली तो अफनान ने जल्दी से इसका हाथ थामा और अपने लफ्जों पर जोर देकर बोला था, हाँ मेरी माँ पक्का वादा। इसके अंदाज पर सुनाया में सभी मुस्कुरा दिए। और ये तुम्हें मिल जाए ना तो तुम्हें भी देना, ओके? मेरे भाई को तो तौफीक हुई नहीं अपना वादा पूरा करने की। याले सनाया को ऑर्डर देती एंड में सनान को देखकर इस पर तंज करते हुए बोली थी, पर वो सुना नहीं क्या जो इस तंज पर शर्मिंदा होता। इसने याले को देखते ही सर झटका जैसे इशारा दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कहना है कह लो। याले दांत पीस कर रहेगी, अपने शोहर को बोलना वो ला देगा ये फजूल सी वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ें। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है जो इन बेकार चीज़ों पर ज़ाया करो। वो लापरवाही से कहता याले इसमें थानी और सुनाया को भी आगे कर गया था। वो कोई फजूल सी चीज़ या वक्त का ज़िया नहीं है। सुना आपने, आप जैसे नकदरे लोग जान ही नहीं सकते कि नॉवेल्स की कदर जो हमारे लिए खुशियों का जहाँ है। सबसे पहले सुनाया दांत पीस बोली, खुशियों का जहाँ? हा इरफान ने तो सराहना अंदाज में कहते हुए कहकर लगाया, अरे मेरी पगली बहना तुम लड़कियों का वो खुशियों का जहाँ सिर्फ इमेजिनरी है, इस जहाँ का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी दुनिया से खुशी से जीने का जो बाद में आपको हकीकत की साथ दुनिया में ला पटके? बस समझाने वाले अंदाज में बोला, मैं भी तो यही कहता हूँ। सनान ने इरहान की तायद की। यार क्यों बच्चियों का दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग? अगर इन्हें खुशी मिलती है वो किताबें या नावल्स जो भी हैं वो पढ़ने से, तो इन्हें खुश रहने दो ना। वो पागल नहीं है जो हकीकत और अफसानी दुनिया के फ़र्क को ना समझ सके। तुम लोग ज़्यादा बड़े ना बनो इनके। वो जैसे खुद को खुश रखती हैं इन्हें रखने दो। खबरदार जो आप किसी ने मेरी बच्चियों को कुछ कहा या मजाक बनाया तो। इन तीनों का कुछ बोलने से पहले मिर्ज़ा साहब इनकी साइड लेते हुए बोले और इन तीनों को लताड़ा जो बड़े फजूल कर रहे थे। इनकी इज्जत अफजाई पर वो तीनों खिलखिला हंसी थी। हाँ बिल्कुल हम भी यही कहते हैं, याले ने जताया, जबकि वो तीनों नावल्स के हेटर्स बस खामोश ही हो गए थे और इन तीनों लड़कियों का हंसता हुआ देख रहे थे जो इन्हें चढ़ा रही थी। अफनान की नज़र बेसाता हंसती हुई हानिया पड़ गई थी। इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर दिल में एक गिलिट सा जागा था। मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, पर हमारे निकाह के बाद। अफनान ने दिल में सोचा, फिर इधर उधर की बातें मैं सब के साथ मगन हो गया था। शाम के 3 बजे का वक्त था जब इन तीनों ने पूरे घर में उधम मचाया हुआ था। लड़के सब बाहर निकले हुए
थे घूमने फिरने। आमिर साहब और मिर्ज़ा साहब बाहर लॉन में नीम के दरख्त के नीचे बैठे अपनी बातों में मगन थे और अंदर से आने वाली म्यूज़िक की आवाज़ों को भी सुन रहे थे। वो तीनों लाउंज में म्यूज़िक चलाए बज़ाहिर तो डांस कर रही थी, पर देखने वालों को वो डांस नहीं बल्कि पागलों का पागलपन का जो दौरा पड़ता है ना, वो नज़र आता था। अरे बच्चों, वॉल्यूम तो कम कर लो, मोहल्ले को सुनाना है क्या? अपने कमरे से निकलती इफ़त बेगम ने इन्हें देखती कानों पर हाथ रख कर बोली। सायरा सोफे पर जब से बैठी इन तीनों को ही देख रही थी। जी खाला जानी, सुनाया ने कदर ऊंची आवाज़ में कहा। म्यूज़िक का वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इन्हें ऊंचा ही बोलना पड़ा था। आवाज़ कम करो, म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा है। उन्होंने फिर से कहा। अच्छा अच्छा, हानिया जल्दी से कहती म्यूज़िक सिस्टम के पास गई और वॉल्यूम कम कर दिया। आहिस्ता आवाज़ रखो, आसपास के लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे और ये बात मुझे दोबारा ना कहनी पड़े तुम लोगों को। इन्हें तनबिया करती सायरा की जानिब मुतवज्जो हुई थी। सायरा, मेरे साथ ज़रा कमरे में आना, ज़रूरी बात करनी है कुछ। जी आई खाला जान। वो इन तीनों को देखती इनके साथ चली गई थी, पर पीछे खड़ी वो तीनों ज़रूरी बात को सोचती कंधे झुकाकर दोबारा डांस में मगन हो गई थी। पर अब इनका डांस कदरे बेहतर था जो सुनाया इन दोनों को सिखा रही थी। वो सब जैसे ही घर में दाखिल हुए सामने का मंजर देखा हैरान कि म्यूज़िक के बोल के हिसाब से वो तीनों स्टेप्स ले रही थी। सनाया इन सब के सामने थी और याले और हानियस की जानिब पूछ थी। वो सब हैरत से इन्हें देखे जा रहे थे। अब ऐसे हाथ हिलाकर घूम, सनाया स्टेप लेते हुए बोल रही थी। जब इसकी नज़र दाली दरवाजे पे खड़ी नफरात पाई कि बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे और आंखें तो वो हैरत, शर्मिंदगी और हानत के मारे बाहर निकलने को थी। वो बगैर दुपट्टे के और बगैर जूते के खुले बालों के साथ इन सब के सामने खड़ी शर्मिंदगी के घड़ों में गिर रही थी, क्योंकि सामने सिर्फ सनान और इसके भाई नहीं बल्कि अहान, फौजिया बेगम, मीर साहब, हुसैन साहब, हानिया के वालिद कमाल और इरम हानिया के बड़े भैया और भाभी भी खड़े थे। सराय ने जल्दी से आगे बढ़कर सोफे से अपना दुपट्टा उठाया और सर पर लिया। इसकी देखा देखी में बाकी दोनों ने भी इन सबको देखा शराबत से जगह खड़ी हो गई। सनाया ने पहले जाकर म्यूजिक बंद किया, फिर सर झुकाई। इनकी जाने बड़ी नज़रें उठाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम पलके झपकती वो बहुत मुश्किल से बोली थी। हानी और याले ने भी आगे बढ़कर सबको सलाम किया था। वालेकुम सलाम, सबका बारी बारी जवाब आया। इसकी हालत देखकर सब ही दबी दबी हंसी हंस रहे थे, लेकिन फौजिया बेगम उन्होंने कुछ नापसंदीदगी और कुछ नफरत भरी निगाहों से इसके झुके सर को देखा और आगे बढ़ गई। कैसी हैं आप मामू जान? वो बगैर सबसे नजरें मिलाए मेरे साथ से बोली। मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? उन्होंने सनाया के सर पे हाथ रखा और फिर हानी और याले के सब बारी बारी इनसे मिलते आगे बढ़ रहे थे। स्नान दोनों बाजू फोल्ड किए खड़ा इसके झुके सर को बहुत गौर से देख रहा था। इसने एक सेकंड के लिए भी नजरों का जाविया ऊपर नहीं किया था। पागिल वो सोते मदम से मुस्कुराया और अफनान वगैरह के साथ आगे बढ़ गया। याले जल्दी से इफ़त बेगम के कमरे में भागी थी और हानी इन सबको लेती सोफे बजा बैठी थी। उफ अल्लाह, सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। वो दरवाजे पर ही सर झुकाए खड़ी शर्मिंदगी से डूब मरने वाली हो रही थी। तभी से अपने सामने काले रंग की मर्दाना सैंडल में मकीन दो गोरे से पैर नजर आए। काली सैंडल इन घोरे मर्दाना पैरों पर बहुत जाचती थी। वो सैतन पैरों को देख गई, फिर अपने पास नहान के परफ्यूम की मद्दम से खुशबू महसूस हुए साथ था। इसने गहरा सांस लिया था। वो इसके सामने था इतने दिनों के बाद। कितना राहत बख्श एहसास था, दिल को जैसे सुकून सा मिल गया था। पर फिर भी इसकी नजरें हान मीर की जानिब उठने से इनकारी थी। कैसी हो? इसके चेहरे के बाद झुका वो मद्दम मुस्कुराहट के साथ बोला। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, मैं हमेशा की तरह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? वो कंफ्यूज होती जल्दी जल्दी जो भी मुंह में आया बोल गई। इसके जवाब पर हान की मुस्कुराहट और गहरी हुई जो सामने बैठे अफराद में से किसी के दिल को बहुत चुभी थी। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वो हनूज इसके झुके सर पर नजरें जुमाए बोला। चेहरे पर जब मुस्कुराहट वैसे ही कायम थी जैसे इसको पहली बार देखने पर आई थी, तब जब वो बुखलाई से दुपट्टा ओढ़ती इन सब के सामने झुके सर के साथ आई थी। इससे पहले तो वो बस एक नज़र जो अचानक इस पर पड़ी थी, इसके फ़ौरन बाद ही अपनी नज़रें झुका गया था, क्योंकि वो सामने बगैर दुपट्टे के खड़ी थी और इसके एहतराम में नज़रें झुकाए खड़ा हो गया था, क्योंकि वो जानता था अपनी हदूद भी और इस बाहया लड़की की हया भी। वो इसको शर्मसार नहीं कर सकता था कभी भी। सिर्फ वो नहीं, अगर कोई गौर करता तो सनान ने भी एन इसी वक्त अपनी नज़रें झुकाई थी, दिल को यह कहते हुए कि तुम अभी एक नामहरम हो इसके लिए, तुम अभी कोई हक नहीं रखते इसे ऐसा देखने का। वो पाकीज़ा है, अगर तुम्हारी निगाह इस पर पड़ी तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी निगाह की चमक इसके पगीज़गी को धुंधला कर दे। इसने तब तक नजरें नहीं उठाई थी जब तक वो अपना दुपट्टा लेती इनके सामने नहीं आई थी। वो दोनों मोहब्बत और इश्क के हदूद जानते थे। जब सिर्फ मोहब्बत हो तो महबूब से निगाहें चाह कभी नहीं हटाई जा सकती, लेकिन जब इश्क हो जाए तो नजरें खुद ब खुद शर्मो हया से महबूब के आगे झुक जाती हैं। और इस वक्त वो दोनों मोहब्बत के नहीं इश्क के रास्तों पर चले हुए थे, पर अलग अलग। हान को सुनाया से सिर्फ मोहब्बत थी, इसका इश्क तो कोई और थी ना, कोई और, वो जो बहुत पीछे रहकर भी इसके साथ ही इसके अंदर। इसलिए तो वो नजरें झुका गया था, क्योंकि वो इश्क मोहब्बत में फ़र्क पहले से जानता था। इसलिए बस सनाया के एहतराम के लिए अपनी नज़रें झुका गया था। और अगर सनाया ये देख लेती या जान लेती कि इससे इश्क करने वाले इंसान कैसे थे, तो वो रश करती अपने आप पर, अपनी किस्मत पर और अपने नसीब पर भी, जो इनमें से ऐसे कोई एक था। इरहान के निकाह के होश में डांस की प्रैक्टिस हो रही थी। हाँ, हान ने इसे खामोश के पाकर सवाल किया। उसे सुनना चाहता था, इतने दिन तरसा था इसकी आवाज़ सुनने के लिए, अब जाकर कुछ सुकून महसूस हुआ था। नहीं नहीं, वो याले ने कहा था तो बस इसलिए। वो इसकी जानिब देखती सफाई देते हुए बोली थी। वो फ़ौरन सर झुका गई। इसके झुके सर को देखकर हान फिर से मद्दम सा मुस्कुराया, पर सामने बैठे सनान के दिल को कुछ हुआ जिसकी नज़रें इन दोनों पर ही थी।
अच्छा, इसने ना मुस्कुराहट के साथ कहते हुए अचानक सामने देखा तो नज़र सुनाम पड़ गई, जो इन्हीं की तरफ देख रहा था। फिर बाकी सबकी जानिब मुतवज्जो होगा। चलो अंदर चले। हाँ ने कदम सुनाया को आगे की तरफ जानिब की इशारा किया तो वो सारे हिलाते इन सब की जानिब बढ़ी थी और इसके पीछे ही हाँ ने अपने कदम इनकी जानिब बढ़ाए थे। रात को तकरीबन 7 बजे जैन ने भी अपनी एंट्री दी थी। हाय अल्लाह, क्या सुभान आ गया। उफ तौबा तौबा। वो सोफे पर बैठते ही दुख से इस्तफसार करने लगा तो सब चौंके। क्यों बेटा जी, क्या किया है ज़माने ने? आमर साहब ने चौंका कहा। यार हालू, आपको तो पता है मेरे साथ क्या हुआ। वो आंखें फाड़ कर मुतजस्सिस से बोला तो सब ना चाहते हुए भी इसकी जानिब मुतवज्जो हो चुके थे। क्या हुआ? अफनान और रिहान एक साथ तजस्सुस से बोले। पता है जिस पास पर मैं आ रहा था ना, मेरी सीट के साथ वाली सीट पर एक बंदा आकर बैठा। वो राजदार से बोला। तो अहान और सनान के मुंह से बेसाता नहीं एक ही सवाल निकला। तो दोनों पहले ही एक दूसरे को देखा और फिर वापस जैन की तरफ मुतवज्जो हुए। तो पता है इसने क्या किया? जैन वापस इसी रासाना अंदाज में झुककर बोला। क्या क्या किया? बता भी दो बरहुदार, क्यों तपा रहे हो? तो क्या 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 किया करके हुसैन साहब चिढ़कर बोले थे। हाँ तो मैं कह रहा था कि पता है कि इसने क्या किया। वो हुसैन साहब की बात संजीदगी से सुनकर साहिल आता फिर से बोला तो पास बैठे अफनान ने इसकी गर्दन पर थप्पड़ जड़ा। गधे भोंक भी ले के क्या किया, दिमाग क्यों घुमा रहा है? वो चिढ़ते बोला। जैन ताजिब से इसे देखा, इसके चेहरे पर हैरानी कन्फ्यूजन थी। गधे भी भोंकते हैं क्या? इसने अपनी बात छोड़कर सबको बारी बार देखकर हैरत से सवाल किया तो सबने अपना माथा पीटा। रियल वाइल का तो पता नहीं, पर तेरे जैसे बोलते हैं। इरहान सर झटका बोला था। अबे जाओ अपनी शक्ल देखिए, वो तो तप ही गया था। यार इन पागलों को दफा कर और बता कि इस बंदे ने क्या किया। हाँ वापस इसे मुद्दे वाली बात पर लाया। अफनान और इरहान तो आंखें घुमा कर रह गए। हाँ वो तो मैं कह रहा था इस बंदे ने ना पता है क्या किया। जैन फिर से बात को शुरू करता हुआ राजदारी से बोला तो साहब इसे गुफ्ते जब से फिर सांस ले भर के रह गए। अबे तो बख्श, हमें इस बंदे ने कुछ किया हो या ना किया हो, पर तू हम सब के दिमाग का दही जरूर कर रहा है। भाई तो चुप रह और ना बता इसने क्या किया, हमें नहीं जानना। सनान बकायदा हाथ जोड़कर एक एक लफ्ज बोला तो सामने इसकी तारीफ में सारे लाए। याले सुनाया और हानी जो मिर्जा साहब, आमर साहब और अमीर साहब के सोफे के साथ नीचे जमीन पर बैठी इन सबको घूर कर रहेगी। खास तौर पर याले वो तो हैरत से आंखें फैलाए हुए अपने होने वाले शोर को देख रही थी। क्या जुबा था वो। यार सुन तो लो ना मैं क्या कह रहा हूँ। वो इल्तिजाई अंदाज में बोला जैसे सच में कोई बात सीरियस हो। तो सब ना चाहते हुए वापस इसको सुनने लगे। कहो जल्दी क्या बात है? अफनान एहसान करने वाले अंदाज में बोला और जैन ने गला। अच्छा तो पता है वो बंदा ना किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं सुनना नहीं चाहता था पर वो बोल इतना ऊंचा रहा था कि मैंने सुन लिया। जैन ने पहले अपनी सफाई दी और फिर अपने साथ बैठे आदमी के साथ गुजरा हुआ वाक़या सुनाने लगा। यार काशी, मैं तो बर्बाद हो गया। वो फ़ोन में किसी से दुख भरी आवाज़ में कह रहा था। बेड़ा गर्क हो इन पार्लर वालों का, इनकी वजह से हम जैसे लोग बेचारे धोखा खा जाते हैं। यार आज ना मैं लाहौर आए थे इस रुखसार से मिलने। हाँ हाँ वही फेसबुक वाली जिससे मेरी दोस्ती हुई थी। अगले इंसान की बात सुनकर इसने कहा और फिर बोला। यार पूरे 1.5 साल बाद इसने मुझे अपनी मेकअप वाली खूबसूरत सी तस्वीर भेजी थी और बोलो बताओ फैज़ मैं कैसी हूँ और कितने साल की लग रही हूँ। मैंने बोला तुम बहुत ही क्यूट हो रुखसार और 20 साल की लगती हो। उसका जवाब आया नहीं मैं तो 22 की हूँ। मैं और खुश हो गया और बोला कि वाह यार तुम तो 22 की हो होकर भी 2 साल छोटी लगती हो। फिर इसने मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। मैं आज वक्त निकाल कर इससे मिलने पहुंचा। यकीनन जान मैं बड़ा खुश था। दिल में जैसे लड्डू फूट रहे थे। इसने मुझे मुलाकात के लिए पार्क में बुलाया। मैं पार्क में बैठे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मेरे सामने एक बूढ़ी सी औरत आई। इसके साथ एक मोटा सा गेंदे जैसा मुच्छड़ बंदा था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन है। इस बुढ़ी ने मुझसे पूछा तुम फैज़ हो ना। पहले तो मुझे शौक लगा कि इन्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर मेरे ख्याल में आया कि शायद ये रुखसार की वालदा होंगी जब मुझसे मिलने आई होंगी। मेरे दिल में फिर से लड्डू फूटने लगे कि चलो लड़की मिल जाएगी शादी के लिए। मैंने कहा जी मैं फैज़ हूँ, पर आप कौन है? तो पता है इसने मुझे आगे से क्या कहा। इसने मुझे वो कहा जिसे सुनने के बाद मुझे लगा मैं मार ही गया हूँ पर फिर भी जिंदा हूँ। वो रोते हुए वाला तो मैंने कहा कि ने कुछ कहा था। यार वो कहती है मैं, हाय मैं कैसे बताऊँ तुझे। इसने आँख भरी और फिर रोते हुए बोला। वो कहती हैं रुखसार हूँ, मेरे ऊपर तो जैसे किसी ने यार सर्दी में ठंडा पानी फेंक दिया। वो 40-45 साल की बुढ़ी थी यार। इस वक्त बगैर मेकअप के मेरे सामने खड़ी थी। मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाया था। जब गौर किया तो कुछ कुछ वही लगी थी। हाय मैं लुट गया। इस बुढ़ी ने मुझे लूट लिया। 1.5 साल मेरे से पैसे लेकर खाती रही। वो तो बकायदा रोने ही लग गया था। वैसे मुझे बड़ा दुख हो रहा था इस पर, लेकिन साथ साथ हंसी भी आ रही थी। जैन हंसते हुए बोला और बाकी सबको देखा जो खुद हंस रहे थे। अब आगे सुनो क्या हुआ। वो फिर से बोला तो सब मुतवज्जो हुए। इन्हें भी मज़ा आ रहा था यार। और पता है इसने मेरे क्या किया मेरे साथ। जब इसकी बात सुनकर सदमे से बाहर निकला तो बोला बुड्ढी छड़ेल ना करो, क्यों मुझ मासूम के दिल को धोरा देना है। तो इसके साथ वाला मुच्छड़ बोला रुसार कौन है ये और तुम्हें ऐसा क्यों बुला रहा है। उफ तौबा, ऐसी बेसुरी गेंडे जैसी आवाज़ इसकी थी कि मुझे खड़े खड़े चक्कर आने लग गए। और आगे से वो बुड्ढी पता है क्या कहती है। वो कहती है हाय, इसने दुहाई दी। वो कहती है ये फैज़ है मेरा मुंह भोला बेटा। वो बेटा लफ्ज़ को जोर देते हुए कुछ लंबाई खींच गया। इसने मेरी मदद भी तो की थी ना और ये मुझे माँ जान कहता था प्यार से। इसने ऐसा कहा कि इस गैंडे से, पर मैं तो इस बुढ़ी लड़की
को लड़की समझ के प्यार से माँ जान नहीं माई जान कहता था और हेल्प नहीं। मैं तो वो सारे पैसे इसे सच्ची मोहब्बत करके भेजे थे। हाय वो बुड्ढी मुझे लूट गई, मुझे बर्बाद कर गई। और तो और जब मैंने इसे गुस्से से कहा कि बुड्ढी चुड़ैल धोखेबाज औरत, तुमने मुझे लौटा है, तो आगे से इस मुच्छड़ गैंडे ने आहे बड़ा मारा मुझे यार। मेरा पोर पोर जोर जोर दर्द कर रहा है। हाय मेरा दुख, अब मेरे बाप दादे की तौबा जो इस सोशल मीडिया पर किसी ने मोहब्बत की था, बल्कि मैं तो मोहब्बत ही नहीं करूँगा। उफ हाय हाय वो दहाइयाँ दे रहा था। उसने जैन को सबको इसकी हालत बताकर अपने साथ साथ इन्हें भी हंसने पर मजबूर किए हुए था। उफ अल्लाह, इस बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हो गया। पहले हंसते बोली थी, सही बात है, पता नहीं बेचारा कौन होगा, न जाने कितने पैसे खिलाए होंगे ऐसे धोखेबाज लोगों को। हुसैन साहब भी हमदर्दी करते हुए कहने लगे तो सबने इनकी तारीफ की थी। हाँ वैसे ये तो है बेचारा। आमिर साहब ने हमदर्दाना लहजे में कहा, तो इनके पास अक्ल नहीं होती क्या हालू जान, जो सोशल मीडिया पर मोहब्बत ढूंढने निकल पड़ते हैं, 2-2 3-3 साल हराम रिलेशनशिप में रहकर इसे मोहब्बत का नाम देते हैं। ऐसे पागलों के साथ यही होना चाहिए। जब मोहब्बत का मतलब ही पाकिज़गी हो तो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इसकी शुरुआत ही वो लोग हराम तरीके से करते हैं। घंटों घंटों चैटिंग करके, कॉल्स पे बातें करके, और फिर ये उम्मीद रख के बैठते हैं कि इनको इनकी मोहब्बत जो सिर्फ धोखा, टाइम पास और गुनाह के साथ कुछ नहीं होता, वो मिल जाएगी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ इसके साथ भी। इसके जैसे पागलों के साथ भी यही होना चाहिए जिनकी वजह से माशरा बर्बाद हो रहा है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ। इसी तरह इनकी अकल ठिकाने लगेगी। सनान जैसे बोला था सबको खामोश करवा गया था। इसके लहजे में एक हकारत सी थी जो सनाया के साथ साथ बाकी साहब ने भी महसूस की थी। जैसे इसे नफरत सी थी इस काम से। सनाया मुस्कुराई थी इसकी बात पर और सोच पर साथ साथ इसके बारे में की अख्तियार की गई सोच पर नदामत भी हुई थी। पता नहीं वो हमेशा इसके बारे में गलती क्यों सोचती थी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है आपने बेटा, आमिर साहब ने खुश होते हुए कहा। राइट ब्रो, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। अपना ने भी तायद की। चलो चल के खाना खा लो, सब टाइम हो तो रहा है। इफ़त बेगम ने कहा तो सबने सारे लाए खाने की जाने बढ़ गए थे। यार मम्मा, डाइनिंग टेबल पर बाकी खानों के साथ साथ फ्राइड फिश देखकर सना ने इफ़त बेगम को देखा मुंह बसोड़ा। भाई रोके, मैं निकाल देती हूँ फिश से कांटे। यार इसके मुंह बसोड़े हुए क्यूट से फेस को देखा बोलते मुस्कुराया, थैंक यू मेरी प्यारी स्वीटरडेल, तो मैं अभी कांटे निकालने नहीं आई। हाँ जो इसके सामने ही बैठा था खतरे हैरानगी से। आते होते तो ऐसी शक्ल बना के बैठा होता। अफनान खाते हुए बोला, बेटा जी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तुम, इस तरह तो तुम्हें लोग रिश्ता ही नहीं देंगे। वो कहीं कहेंगे लड़के को मछली से कांटे निकालने तक नहीं आते, वो बीवी क्या संभालेगा। हुसैन साहब मजाक के अंदाज में हंसते हुए बोले थे। सब ही मुस्कुराए इनकी बात पर सवाए स्नान के वो माथे पर बाढ़ डाले, अपनी गर्दन को दाएं हाथ से मसलने लगा। फिर बोला, क्या मामू यार मैं डील कर लूँगा ना इनसे। मैं कहूँगा कि फिर से कांटे मेरी बीवी निकाल कर दिया करेगी और इसके बाद मैं इसके साथ कपड़े धुलवा लिया करूँगा, खाना भी बनवा लिया करूँगा, और साथ साथ अगर झाड़ू पोछा भी लगाना हो तो वो भी लगवा लिया करूँगा। लो भाई, तुम तो अभी से बीवी के बल्ले से बंद कर इसके इशारों पर चलने की ख्वाहिश की बैठे हो। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। फौजिया बेगम आंखें घुमा कर बोली, तो क्या हुआ ममानी जान, मामा बाबा के बाद मुझ पर हक ही इसी का होगा, तो जाहिर है इसी के इशारों पर चलूंगा ना। अब ट्रैफिक पुलिस के इशारों पर तो चलने सरा। वो कंधे झुका के लापरवाही से एक नज़र सनाया को देखकर बोला, जो इन सब की नोक-झोंक सुनते खाना खाने भी खा रही थी। और स्नान की एक नज़र हाथ से मफ़ी नहीं रही थी। इसने इसकी नज़र के ताक़ब में देखा तो साथ वाली कुर्सी छोड़कर जिस पर ज़ैन बैठा था इससे अगली कुर्सी पर सनाया बैठी थी। हाँ इसकी वो एक गहरी निगाह सनाया पर ही थी। अहान के दिल को धड़का लगा। कुछ अजीब या कुछ बहुत गलत होने का एहसास हुआ था। वाह यार सनान, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे अंदर भी बीवियों के साथ काम करवाने का जोश पैदा हो रहा है। ज़ैन यकदम जोश के साथ बोला तो सबकी हंसी छूट गई। तो भाई साहब बच्चे तो अभी से तैयार बैठे हैं, हमें लगता है सबकी भी शादी की तैयारी कर लेनी चाहिए हमें। हुसैन साहब ने कदर संजीदगी से कहा। तो बाकी तीनों बड़े बुजुर्गों ने सारे लिया। बात तो सही है हुसैन भाई आपकी, मैं भी सोच रहा था अहान की भी शादी कर दूँ। माशाल्लाह से अच्छी पोस्ट पा रहा है, अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल रहा है, तो अब सही वक्त है इसकी शादी का। मीर साहब भी खाना खाते हुए तफसील बताने लगे। अहान बस खामोशी से सर झुकाए सबके खाने की जान में तवज्जो था, जैसे इसके बात से कोई सरोकार ही ना। पर सुनाया इसकी तो सांसें रुकी हुई थी अहान की शादी का सुन के। अच्छा वैसा है भाई साहब, मिर्ज़ा साहब ने कहा, और अचानक ही अपने सामने वाली कुर्सी से पर थोड़ा भाई जाने बैठे स्नान को देखा, जिन्हें ऐसी नज़रों से देख रहा था जिनमें साफ रिक्वेस्ट थी। और इन्हें इशारे से अभी आमिर साहब से बात करने का कह रहा था। मिर्ज़ा साहब तो आंखें घुमा कर रह गए। इतना बेसब्रा बेटा। उन्होंने स्नान की आंखें दिखाई और बाकी सबको देखा जो खाने पर मुतवज्जह थे। प्लीज़ डैड, स्नान वगैरह के लबों को जिम्बश देखा कह रहे हैं, इंसान के पुत्र बनो। मिर्ज़ा साहब ज़रा सख्त आवाज़ में बोले तो सबने चौंक कर इनकी जानिब देखा, पर जिसे उन्होंने कहा था वो सब के देखने से पहले ही चेहरा झुका गया था। वो सबसे एंड में चेहरा मिर्ज़ा साहब की जानिब करता आंखें बड़बड़ाते मासूमियत से बोला था, किसको इंसान का बच्चा बना रहे हैं आप डैड? यहाँ पर तो सब भी इंसान के बच्चे बैठे हैं। इसके अंदाज पर मिर्ज़ा साहब बौखला कर रह गए। तो मैं ही कह रहा था उल्लू के पट्टे, खाना सही से खाओ, खैर क्यों रहे हो खाने के साथ? कभी प्लेट में चम्मच इधर उधर हिला रहे थे, कभी उधर। बर वक्त वो बहाना बनाते संभल कर बोले, पर मैं तो खा ही रहा था बाबा जान। वो मुंह बेकार का बोला, याले से अपनी फिश की प्लेट ली थी और चुपचाप खाने लग गया। तो बाकी सब भी खाने की जाने वापस मुतवज्जा हो गए थे।
लगता है मुझे खुद ही आमिर अंकल से बात करनी पड़ेगी। डैड के आसरे बैठा तो कमारा ही बुढ़ा हो जाऊंगा, इसने सोचा और एक नज़र मिर्ज़ा साहब को खुद पर बुरी देती नज़रों से देखता खाना खाने लगा। अगले दिन वो सब तैयार भी होते दोपहर के 3 बजे रिहान के ससुराल वाले की तरफ निकले थे। सफ़र तकरीबन 1 घंटे का था। सनान, याले, सनाया, हानिया और आमिर साहब एक कार में थे। दूसरी कार में अहान, फौजिया बेगम, मीर साहब, जैन और हुसैन साहब थे, जबकि तीसरी कार में अफनान, इरहान, कमाल और इरम थे। और सब वहाँ पहुँचे तो खुश दिली से सबका इस्तकबाल किया था। मनाल भी वहीं थी, वो सबसे मिलकर बहुत खुश हो रही थी। शाम में ढोलकी का एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। मर्द हजरात सबके घर के अंदर महफिल सजाए बैठे थे और खवातीन घर के पिछले लॉन में थी जहाँ फंक्शन की अरेंजमेंट्स थी। घर वाले पिछले लॉन काफ़ी बड़ा और कुशादा था, जहाँ इर्द गिर्द रंग बिरंगी लाइट्स लगी थी। औरतें बैठी ढोलकी बजा रही थी और कुछ लड़कियां दायरे की शक्ल में डांस कर रही थी। स्नाया बोर्ड से बैठी इन सबको देख रही थी। सफेद रंग के घरारे शर्ट के साथ मिक्स कलर फुल शेड का दुपट्टा लिए, हाथों में सुर गजरे डाले, वो हल्का फुल्के मेकअप के साथ बालों को खुला छोड़े वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हानिया ने मेहरून जबकि याले ने पीच पिंक शेड का गरारा पहना हुआ था। इन दोनों की तैयारियां भी सुनाए जैसी थी। वो तीनों ही अपनी जगह बेहद हसीन लग रही थी। फंक्शन जोरों शोर पर था। फिर वो तीनों ही उठकर रेडिशा अपनी होने वाली भाभी यानी खान की मंगेतर के पास जा बैठी और बातें ही करने लगी। सनाया बेटा, इफ़ बेगम ने सवाल थी तो वो उठकर इनके पास की। जी खाला जान, बेटा ज़रा अंदर जाकर अपने हालू या सनान को तो बुला दो, मुझे कुछ मंगवाना है इनसे। उन्होंने कहा तो वो सारे हिलाते घर के अंदर की जानी पड़ी थी। दरवाजे के सामने एक छोटा सा हाल था जहाँ बाएं जानिब किचन और इससे बाहर डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था और जहाँ दाएं जानिब एक दरवाज़ा था जो कि टीवी लाउंज का था। वो सामने ही ऊपर वाले पोर्शन में जाती सीढ़ियाँ थी। वो लाउंज के बाहर खड़ी अपनी दाएं जानिब खुले दरवाजे इस लाउंज के अंदर देखने लगी जहाँ बहुत से मर्द हजरात बैठे थे, जिनमें कुछ बुजुर्ग थे कुछ जवान। इसके हालू, सुफियान भाई, अकमल भाई, बाबा और बाकी साहब भी वहीं पर थे, पर सनान खान और रईहान बाकी तीनों भाई वहाँ नहीं थे। वही सब मर्दों के बीच जाकर हालू को नहीं बुला सकती थी, इसलिए आगे ऊपर वाले पोर्शन में जाती सीढ़ियों की जानिब भट्टी ने ढूंढने लगी। इस समय कहीं नजर नहीं आए थे, इसलिए वो छत पर आई थी। इन्हें देखने पर वो वहाँ भी नहीं थे। उफ अल्लाह, पता नहीं कहाँ चले गए सब। वो भड़बड़ा कर गहरा सांस भरती वापस जाने के बैठी थी, पर सामने खड़े हारिस को देखकर चौंक गई थी। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सनाया ने सवाल किया। शायद वो सनाया को ऊपर आता देखकर ही इसके पीछे आया था। वैसे भी इसे मौका चाहिए था सनाया से बात करने का, और अब तो वो खुद ही मिल गया था तो उसे घुमा कैसे देता। छत पर बल्ब लगा था जिसकी रोशनी पूरी छत पर फैली थी, इसलिए वो आराम से एक दूसरे को देख रहे थे। वो भाई, मैं अफनान भाई वगैरह को देखने आई थी, आपको पता है वो सब कहाँ है? वो जल्दी से बोली। दिल में हो भी था कि कहीं कहीं इन्हें यहाँ अकेले देखा कुछ गलत ना समझे। और दूसरा, वो जब से आई थी तब से हारिस को खुद पर गहरी नजरें महसूस कर रही थी। वो बच्ची नहीं थी जो इन निगाहों का मतलब ना समझती, इसलिए इसे जल्दी यहाँ से जाना था। वो लोग तो मेरे ख्याल से बाहर निकले थे, शायद नमाज़ पढ़ने गए थे साथ वाली मस्जिद में भी। याद करते बोला और कुछ कदम सनाया की जाने बढ़ाए। सनाया की आंखों में खौफ ने घेरा किया था। वो इसके पास आने से पहले ही वापस जाने के लिए बाकी थी जब रास्ते में ही हारिस ने इसकी कलाई थाम ली थी। मेरा हाथ, हारिस भाई अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए ना लहजे में बोली। सनाया, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरी बात सुन लो फिर छोड़ दूंगा। वो बस दुआ, प्लीज़ छोड़े, कोई आ जाएगा, मेरा हाथ छोड़ दें प्लीज़। इसकी आवाज़ में हो पर था, पर हारिस स्ट्रीट बना था जैसे इसे परवाह ही नहीं थी। मेरी बात सुनो पहले। वो इसके घबराए हो सदा से चेहरे को गहरी निगाह से देखते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था, प्लीज़ हाथ छोड़े मेरा। वो सती से कहते रो पड़ी थी। तुम बहुत खूबसूरत। सुनाया हाथ खोए हुए लहजे में इसके चेहरे को तकता गंभीर लहजे में बोला था। इसकी नज़रें सुनाया के वजूद से हटने से इनकारी थी। तन्हाई, रात का अंधेरा और सामने खड़ी वो हुस्न वाला माल एक नाजुक से लड़की शैतान इसके नफ्स से खेलने लगा था। वो इसे भटका रहा था, इसे कुछ गलत करने पर उकसाने लगा था। इसकी गहरी निगाहें प्लीज़ मुझे जाने दे कहती। वो रोती सुनाया के कब कपाते लबों पर ठहर गई थी। हारिस भाई छोड़े मुझे, वो कदरे ऊंची आवाज़ में चलाई थी तो हारिस एकदम होश में आया था। पर इस बार इसने सनाया के दूसरे हाथ को भी अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले सनाया ने एक तमाचा इसके मुंह पर दे मारा था। हारिस तो हैरान सा आंखें फैलाए इसके अपने सामने खड़ी रोती हुई सनाया को देखा था, जिसके चेहरे पर अब भी और भी ज्यादा होता है। इसकी आंखों में एकदम गुस्सा नमूदार हुआ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो गुराया था और होश हवसले सनाया के चेहरे पर झुकने वाला था जब रास्ते में किसी ने एक जोरदार पंच इसके मुंह पर मारा था। वो एकदम करा कर दूसरी जानिब झुका था, पर जब वापस पलटा तो सामने सनार और इसके पीछे खड़े अहान के साथ साथ अफनान, इरहान और जैन को पाया। हारिस की जान हवा हुई थी। स्नान की आंखों में तो जैसे किसी ने चिंगारियां बांधी। स्नान की आंखों को देखकर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी थी, जबकि बाकी सब तो हैरत से गंग आंखें फैलाए इस मामले को देख रहे थे। इन्हें यकीन नहीं आया था। सनाया रोते हुए खौफ से इन सबको देख रही थी। इसे डरता था कहीं वो इसे ही गलत ना समझ ली। या अल्लाह, मेरी पाकिज़गी, मेरे किरदार की गवाह सिर्फ आप है, मेरा भरम रख लेना। मेरे घर वालों के सामने वो दिल में दुआएं करती अपने पीछे खड़ी दीवार से जा लगी थी। जैन भाग कर सनाया के पास गया। तुम ठीक हो सानी? बेगैरत घटिया इंसान, तेरी हिम्मत कैसे इसे छूने की? सनान ने घुराते हुए इसे घिरे वहां से पकड़ा था और बगैर कुछ सोचे समझे मुख देकर लोग लगातार 2-3 गोंद से हारिस के मुंह पर मारे थे। फिर इसे पीछे खड़े हान और बाकी सब की जानिब धकेल गया था। इसे इस वक्त सनाया की फिक्र थी, वरना हारिस की मौत आज यहीं सनान के हाथों हो जाती। अहान और रिहान ने हारिस को पकड़ा था, जबकि सनान फौरन रोती
हुई सनाया के करीब जाता ही इसे अपने सीने से लगा गया था। बाकी साहब ने इस चीज़ की कोई गहरी निगाहों से नहीं, पर रेहान सनान की हालत और इसकी तड़प सब जान गया था। सनाया, शोना, आर यू ओके? वो इसके गाल से पकड़ नरमी से बोला, पर वो हिचकियाँ भरती कुछ भी सोचने समझने या बोलने की हालत में नहीं थी। और अपनी बहन की हालत देखकर ज़ैन ने जबड़े बेच कर आगे बढ़ते हुए एक जोरदार लात हारिस के पेट में मारी थी। वो कराकर ज़मीन पर गिरा था। कुत्ते कमीने बेगैरत, कहीं कि मेरी बहन के साथ ऐसी हरकत करने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? मैं तेरी जान ले लूंगा। ज़ैन आगे बढ़कर इसकी और धुलाई करने वाला था जब हानिस का बाजू थामा। यहाँ तमाशा मत लगाओ ज़ैन, यहाँ शोर शराबा हुआ तो बात सनाया पर भी आ सकती है। इसे पकड़ो और घर से बाहर लेकर चलो। बाहर जाके जो करना हुआ करना इसके साथ। और सनान, तुम भी यहीं रुको सनाया के पास। मैं याले और सनाया को भेजूंगा, इन्हें समझा देना सब, ओके? अहान ने संजीदगी से कहा, पर इसका लहजा ऐसा था कि हारिस की सांसें रुक गई थी। इरहान ने आगे बढ़कर हारिस को कॉलर से पकड़ा। चल बेटा, बड़ी जवानी चिड़ी है ना तुझे, तेरी जवानी निकालते हैं चल के। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला और इसे अपने साथ तकरीबन घसीटते हुए आगे बढ़ा था। मुझे मुझे कुछ मत कहो, तुम्हारी बहन ने खुद इशारे से बुलाया था मुझे। मुझे हारिस अपने बचाव के लिए बोल ही रहा था जब अफनान ने जब्त के बंधन तोड़ते हुए आगे बढ़कर इसे गले से दबोचते हुए पीछे दीवार पर मारा था। सनान ने जब से अपनी हाथ की मुठ्ठियाँ बिंची हुई थी। इसका बस नहीं चाह रहा था, वरना इसे अभी जान से मार देता, पर सीने से लगी सनाया को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था, इसलिए बस मजबूत किए हुए था, जब्त किए हुआ था। हारिस की कमर दीवार पर लगने से वो करा कर रह गया था, पर अपने गले पर पड़ते ही अफनान के हाथों के दबाव से इसकी आंखें बाहर निकलने की हुई थी और इसका सांस रुकने लगा था। मेरी बहन के बारे में एक गलत लफ्ज़ बोला ना तो तेरी जान लेने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, समझा? वो घर आया था और हारिस के कदम पर दबाव बढ़ाता गया था। इसे देखकर हानि से पीछे कहता हारिस को अपने साथ घसीट कर नीचे लेकर जा रहा था कि सनान की आवाज़ से इसके कदम रोके थे। इसने अपने नापाक हाथों से सनाया को छुआ है। हान, इसके हाथ सलामत नहीं रहने चाहिए, और अगर तुमने ये सब ना हो तो मुझे बता दो, मैं चलता हूँ तुम लोगों के साथ। ज़ैन सनाया के पास रुक जाएगा। ऐसा ही होगा, लेकिन अगर तुम ये काम खुद करना चाहते हो तो आ जाओ। हान से संजीदगी से और आगे बढ़ गया। ज़ैन फौरन सनाया के पास आता इसे अपने गले से लगा गया था और सनान एक नज़र इसे देखता इनके पीछे गया था। इन्हें हारिस को घर से बाहर ले जाने में कोई मसला नहीं हुआ था, क्योंकि खवातीन तो वैसे ही पिछले हिस्से में थी और हमारे हजरात जहाँ लाउंज में बैठे थे जिसका दरवाज़ा खुला था, पर वहाँ से वो ऐसे ही लाइन में गुजरे थे कि हारिस इन सब की दूसरी जानिब आ गया था। इसलिए अगर कोई इनकी जानिब देखता भी तो हारिस इन्हें नज़र नहीं आता। सुफियान और मिर्ज़ा साहब की नज़र इन चारों पर पड़ी थी, जो जल्दी में वहाँ से चले गए थे। फिर वो वापस अपनी बातों में मगन हो गए थे। सानी, मेरी जान, इधर देखो मेरी तरफ। सहने से पुकारा जो रो रो कर मरने वाली हो रही थी। मैंने नहीं भुलाया था, सच में इसे हिचके में सफाई देनी चाहिए थी। मुझे सब पता है मेरी जान, मेरी प्यारी बहना, चुप हो जाओ, तुम रोना बंद करो। जहन में मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। इसने फिर से कहा था। इसका वजूद अभी तक लर्ज रहा था। मेरी जान, मुझे खुद से ज़्यादा यकीन है अपनी बहन पर, ना सिर्फ मुझे बल्कि बाकी सबको भी। तुम कुछ मत कहो, हम सब जानते हैं, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है भाई, है ना? अपनी बहन के पास वो इसका साथ सबक का प्यार से बोला था और साथ साथ ही से तसल्ली भी दे रहा था। अगर अगर किसी को पता चल गया तो सुनाई ने होप जाहिर किया था, किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम स्ट्रॉन्ग रहोगी तो, अपनी हालत ऐसी बनाओगी तो, रोती रहोगी तो सबको शक तो होगा ना। जैन ने समझाया और इसके गालों पर आंसुओं को उंगली के बुश से साफ किया था। भाई गुस्सा होंगे? इसने फिर से डरते हुए कहा। कोई गुस्सा नहीं होगा मेरी बहन पर। जैन इसे अपने सीने से लगाता इसका साथ चूमते हुए बोला। तभी वहाँ हानिया और याले परेशान किया थी। सुनाया, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? याले परेशान सी बोली थी। जैन भाई क्या हुआ इसे? हानिया ने चुप खड़े जैन की तरफ ये देखकर फिक्रमंदी से पूछा। तुम लोग अभी इसे कमरे में ले जाओ, इसे रेस्ट की ज़रूरत है। और अगर कुछ पूछे तो ये कहना कि इसके सार में दर्द है। ओके जैन ने बस इतना ही समझाने वाले अंदाज में कहा। पर याले ने कुछ कहना चाहे, लेकिन जैन ने इसे बीच में टोक दिया। याले, अभी सनाया की तबीयत ठीक नहीं है, इस ले जाओ और सुला दो, इसे परेशान मत होने देना, बाकी बात करेंगे सुबह। अच्छा, वो कहती हुई सनाया का हाथ थाम कर वापस पलट गई थी। याले, हानिया प्लीज़ सनाया कि इस हालत का जिक्र किसी के सामने मत करना, किसी के भी सामने नहीं, ये हमारा राज है। ओके जैन ने कहा। तो इन दोनों ने मुड़कर इस सारे हिलाया और सनाया के साथ नीचे आ गई थी। वो बेड पर बैठी अभी तक कांप रही थी और हिचकियाँ ले रही थी। सनाया, पानी पी लो। याले ने इससे बुलाया पर इसने जवाब नहीं दिया। हानिया ने आगे बढ़कर खुद ही से पानी पिलाया और बिस्तर पर लेटाया। वो हिचकियाँ लेती सस्ती सी आंखें मूंदे हुए थी। याले इसके पास बैठकर इसका सर दबाने लगी थी। वो दोनों ही परेशान थे इसकी इस हालत से, पता नहीं क्या हो गया इसको। याले परेशानी से बोली। जब जैन दरवाज़ा नॉक करता कमरे में दाखिल हुआ, वो सनाया के दूसरी जानिब आकर बैठा। एक नज़र इन दोनों को परेशान चेहरे को देखा। सनाया को देखने याले सीधी होकर बैठ गई थी और जैन का सनाया का साथ दबाने लगा था। साथ शुक्र था कि वो लोग सही वक्त पर घर आ गए थे। और इफ़ा बेगम जो सनाया को देखने ही घर के अंदर आ रही थी, इन सबको देखकर रुक गई थी। तुम लोग बाहर से आ रहे हो? मैंने सनाया को तुम लोगों को लेने भेजा था, कब से अंदर गया? आप जाओ और इसे वापस भेज दो। पता नहीं घर में कहाँ कहाँ हवार हो रहेगी तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर। वो कहते वापस पलट की थी और सब सनाया को घर में देखते हुए अंदर आए थे। वो पर वो कहीं नहीं थी। यार लगता है वो बाहर चली गई होगी। इरहान ने कहा। लग तो यही रहा, आज हम लोग ऊपर चलते हैं। अफनान कहता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए। वो सब छत पर ही सोने वाले थे, लेकिन जब छत पर सामने का मंजर देखा तो वो दंग रह गए। सनाया रोते हुए हारिस को खुद से दूर करने की सरदौड़ कोशिश कर रही थी और हारिस इस पर तो जैसे शैतान सवार था। इसके बाद जो हुआ था वो सब ही देख चुके थे।
जैन ने जब से आंखों का मीचा तो सनाया को देखा जो नीम गनूदियों में थी। इसने झुककर सनाया की पेशानी को चुमा था। वो तड़प रहा था अपनी बहन की हालत पर। अगर वो बाई होकर इतनी अजियत में था तो सनान और रहान की क्या हालत होनी थी। वो ये तो वहां पहुंच कर ही पता लगना था जहां वो हारिस को लेकर गए थे। साले कुत्ते कमीने, तूने इसे हाथ भी कैसे लगाया? मैं तेरी जान ले लूंगा। बेगैरत इंसान सनान जमीन पर पड़े हारिस के चेहरे पर लगातार मुक्के बरसाता हुआ फंकारा। बस सनान, बस कर, मर जाएगा ये। अफनान से पीछे करते तहम्मद से बोला था, ऐसे बेगारतों को तो मार ही जाना चाहिए। छोड़ मुझे, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मुंह खुद छुड़ाते हुए बोल चिल्लाया था, बस कर मेरे भाई, इतना सबक बहुत है इसके लिए। हान ने आके पढ़कर इसके कंधे को थपक कहा। हारिस की हालत बहुत बुरी थी। जैसा सनान ने कहा था वो सच में इसके हाथ तोड़ चुका था, लेकिन इसके अंदर जो तूफान बपा था वो अभी तक सुकून में नहीं आया था। आता भी कैसे? इसे बार बार सनाया का वो लरजता वजूद और आंसुओं से भरी बहुत ज़्यादा आंखें याद दिला रही थी, जो इसके तैश को और बढ़ावा दे रही थी। आहान इसके जुनूनी रूप दे रहा था। कोई हदशा, कोई उम्मीद का दिया वाकई नहीं रहा था। सब जाहिर था वो सनाया से मोहब्बत किए बैठा था। आंखों की जोत बुझ गई थी पर आहान मुस्कुरा रहा था, एक बेजान मुस्कुराहट ने। दूसरी दफा पर शायद पहली बार की तरह इस बार भी इससे खाली हाथ रह जाना था। चल आजा चले। अफनान और रिहानी से ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटा। हारिस जख्मी हालत में वहीं पड़ा था। इसे होश तक नहीं आया था। अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए शुक्र था कि उन्होंने गुस्से में आकर घर में कोई तमाशा नहीं लगाया था, नहीं तो बात ज़्यादा बिगड़ जाती। रात के 11 बज चुके थे। वो जैसे ही घर पहुंचे सीधा सनाया के कमरे की जानिब बढ़ गए थे। फंक्शन भी अख्ताम को पहुंचा हुआ था। तबीयत कैसी है इसकी? स्नान याले को देखता बेचैनी से बोला था। ठीक है, वो परेशान से लहजे में कहते हुए सनाया को देखने लगी जो अभी तक सोई हुई थी। रोई तो नहीं थी ज़्यादा? हान ने नर्म लहजे में सवाल किया था। रोते हुए ही सोई थी, जैन ने जवाब दिया। वो सब सनाया के बैठ के इर्द गिर्द खड़े थे। याले जो इसके पास बैठी थी इन सबको खड़ा देखकर उठ गई थी। हानिया तो पहले ही इनके आते ही पीछे खड़ी हो गई थी। इरहान फौरन याले की छोड़ी हुई जगह पे बैठा था और इस हाथ से इसके माथे को छुआ था। फिर झुक कर इसके सर पर अपने लब रखे थे। दिल में खौफ अभी तक था। अगर आज वो लोग वक्त पर ना पहुंचे तो यानी की जगह कोई और वहाँ होता तो क्या हो जाता। अफनान भी इसके पैरों के पास ही बैठा हुआ था, इसके सदे हुए चेहरे को देख रहा था। अरे भाई हैरियत है, यहाँ क्यों डेरा जमाया हो तुम लोगों ने? तभी कमरे में दाखिल होती मिनाल सबको देखकर हैरत से बोली थी। इसके पीछे ईफा बेगम, फौजिया बेगम, इरम, सायरा और इरहान के होने वाली सास कलसूम बेगम थी। हाँ आपी, वो बस सनाया के साथ में दर्द था तो हमने सोचा सोने जाने से पहले देख ले। वो ज़्यादा बेरहम इरहान ने संजीदगी से कहा, क्या तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? ईफा बेगम परेशानी से बोली और सनाया की तरफ बढ़ी थी। जैन ने बेड से उठकर इन्हें बैठने की जगह दी तो वो इसके पास बैठती इसके माथे पर हाथ रख चेक करने लगी कि कहीं से बुखार वगैरह ना हो। तबीयत ठीक है हाला जान? आप दवाई खिलाकर सुलाया हमने, सुबह तक साथ तक भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। परेशान मत हो, आपको तो पता है ना सफ़र करने की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है इसके साथ। जैन के तसल्ली बख्श बात पर सभी पुरसकून हुए थे। चलो अब तुम लोग भी जाकर सो जाओ, कोई ज़्यादा शोर से ना उठ जाइए। मनाल ने कहा तो साहब ने साह हिलाया। इरहान ने भी एक बार इसके सर पर प्यार लिया था और अपनी जगह से खड़ा हो गया। इसके उठते ही अफनान वहाँ से जा बैठा था। इसने भी झुकते हुए सोई हुई सनाया की पेशानी पर लब रखे तो सब खवातीनी ने ताज्जुब से देखने लगी। खैर तो है ना, इतना प्यार क्यों आ रहा है तुम सबको बहन पर? सायरा ने छेड़ते हुए कहा, बहन हमारी है, हमारी जान है ना, इसीलिए। अफनान मुस्कुराते बोला, लेकिन इसकी आंखों में नमी छलकने लगी थी। उसने फ़ौरन उठता अहान इसके पास जा खड़ा हो गया। तभी कमरे में सुफियान दाखिल हुए। इसके साथ मिर्ज़ा साहब और आमिर साहब भी थे। तुम सब यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? सब ठीक तो है ना? वो इन सबके मजमे को देखते हुए परेशानी से बोले थे। जी सुफियान सब ठीक है, वो बस सनाया कि थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी इसलिए सब पता करने आए थे। सायरा के जवाब पर वो परेशानी से सनाया की जाने बढ़ते हुए बोला, तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? दवाई लेने चले? इसने सनाया की पेशानी को छूते हुए कहा। अम्मी सुफियान के हाथ हटाते हुए एकदम खौफ से कहती आंखें खोल गई थी। अम्मी वो सिसकते हुए बगैर किसी को देखे इफ़ा बेगम के गोद में चेहरा छुपाएगी। इसे नहीं पता था कि इस वक्त वहाँ कौन कौन मौजूद है। इस आंखें खुलते ही इस आंखों के सामने इफ़ा बेगम आई थी, जिन्हें वो अम्मी कहते हुए रोते इनके गोद में चेहरा झुका गई थी। अम्मी वो हिचकियाँ भरने लगी थी। जी मेरा बेटा, अम्मी यही है क्या? हुआ मेरी जान के? इफ़ा बेगम भराई आवाज़ में इसके साथ हाथ फेरते हुए बोली थी। वो सब जो वहाँ मौजूद थे गमज़दा हो चुके थे। इन सब की आंखें नम हो गई। स्नान की नज़रें अभी तक इसी पर थी। वो भी तो जैसे अंगारों पर लौट रहा था। सनाया की सिसकियाँ इसके दिल पर जैसे भारी ज़रबे लगाकर इसके दिल के टुकड़े किए जा रही थी। मुझे अम्मी की आवाज़ आने, वो सिसकते लहजे में सबकी सांसें रो गई थी। मेरा बच्चा अम्मी पास है ना? क्या हुआ? मेरी बच्ची इतनी डरी क्यों हुई है? कुछ बताओ तो। मैं सही मेरी जान। इफ़ा बेगम रो पड़ी थी। सनाया मेरा बेटा क्या हुआ है आपको? सुफियान इसके पास बैठकर नरमी से बोला, पर वो तो जैसे सुन ही नहीं रही थी। आखिर ये इतना सहमी हुई क्यों है? तुम लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? इरहान मनाल तफशीशी अंदाज में घूरते हुए बोली थी। जी बिल्कुल आप ही, हम सच कह रहे हैं। मुझे कह रही थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, फिर मैंने ही तो कमरे में लाया था इसको ताकि ये रेस्ट कर ले, और लगता है कोई बुरा ख्वाब देखा इसने, शायद इसीलिए सहमी हुई है। जैन जल्दी से बोला तो सबके तने हुए सब कुछ ढीले पड़े थे। मुझे भी यही लग रहा है शायद कोई बुरा ख्वाब देख लिया होगा इसने। आप लोग परेशान मत हो, अब पुरसकून होकर सो गई है, आप लोग जाकर सो जाए, मैं हूँ ना अपनी बच्ची के पास। इफ़ा बेगम धीरे से बोली तो सब सारे हिलाकर आहिस्ते से बाहर जाने लगे। हान भी एक नज़र इसे देखता चला गया था। ख्याल रखिएगा इसका हालाजान, अगर कोई काम हो तो बता दीजिएगा। अफनान भी एक नाम सुनाया के सापा डालकर कहता पलट गया था। हाँ याले और हरानिया तो वैसे ही वहीं सोना था।
अगर इनके अलावा कोई और नहीं गया था तो वो था सनान, जिसके वजूद में जैसे चिंगारियां मची हुई थी। वो बड़े बेंचे, हाथों की मुठ्ठियां बनाए वहीं खड़ा था। कोई शक नहीं था कि जिस हारिस को वो बख्श के आया था, अगर वो अब इसके सामने गलती से भी आ जाता तो कल सुबह इसका जनाजा उठना था इस घर से। वो 2 कदम चल कर सनाया के पैरों वाली साइड के पास जा खड़ा हुआ था। हानिया याले से देख रही थी, लेकिन हैरत से शद हानिया थी। वो क्यों आहर सनाया को ऐसे देख रहा था? इसे भी बड़ा झटका इफ़त बेगम की अगली बात से इसे लगा था। जाओ सनान बेटा, तुम भी सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे सनाया के पास। अपनी माँ पर भरोसा रखो और सनाया की ये हालत किस वजह से है वो वजह मैं तुमसे सुबह जानूंगी। और इसे प्यार से समझाते हुए एंड में ज़रा संजीदगी से बोली। सुना ने आंखें मीच कर एक गहरा सांस भरा और इस बात में सर हिलाया, लेकिन जब इसने आंखें खोली तो वह नमी से भरपूर थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे खत्म। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी, होपफुली आपको नावल पसंद आएगा, होपफुली आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप हमारे न्यू चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट नॉवल के साथ, नेक्स्ट जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।